Hello everyone, myself डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, डेंसिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम संक्रमण सीरीज या जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक चलती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ये जो संक्रमण सीरीज है वो अपने आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में स्थित है। तो इस संक्रमण सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 3D उपकोष में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D1 4s2। इससे पहले के जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरे कोष, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 19वां इलेक्ट्रॉन और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे और फिर 21वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में भरा जाएगा। फिर 21 से लेकर 30 तक ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो 3D उपकोष में भरे जाएंगे। यहाँ पर डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एक्सेप्शन हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 3D4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3D5 और 4s1 है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3D9 होना चाहिए, जिसके स्थान पर यहाँ पर 3D10 और 4s1 है। इसका रीज़न हम देंगे कि 3D और 4s उपकोष की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में चला जाता है, और 3D कक्षक में इन दोनों स्थितियों में क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित हो जाएगा। और कॉपर में 3D में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 3D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जिसके कारण ये जो डी उपकोष है वो पूर्ण पूरित हो रहा है। तो इन अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व है, एक रीजन तो ये, और दूसरा 3D और 4s कक्षकों के बीच में एनर्जी का बहुत कम अंतर। इन दो रीजन के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में आ जाता है, जिसके कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1 और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 है। तो ये अपनी प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरी संक्रमण सीरीज है जो कि इट्रियम से शुरू होकर कैडमियम तक जाती है। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में भरे जाते हैं, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है वो 4D1 से लेकर 4D10 तक भरे जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी वो सेम ही चीज़ लागू हो रही है कि 4D और 5s कक्षकों में ऊर्जा का बहुत कम अंतर है, जिसके कारण जहाँ पर अर्धपूरित या अर्धपूरित के बिल्कुल पास वाला यानी डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर क्रिएट हो रही है, वहाँ पर एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में चला जाता है, जिसके कारण नियोबियम और मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D1 और 4D4 और 4D5 हो जाता है। इसी प्रकार लास्ट के जो 3 तत्व हैं इनमें डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी पैलेडियम में जो 5s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन 4D में आ जाते हैं। सिल्वर में 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4D में आ जाता है, और कैडमियम में तो 4D10 होता ही है। तो इनमें हमें याद रखना है कि 4D उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है तीनों में, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये है अपनी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें भी हम कुछ उसी प्रकार का ट्रेंड हम देखेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्लेटिनम, Ag और Au, यहाँ पर इन 3 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें s कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन है वो
डी कक्षक में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये 4th ट्रांजिशन सीरीज 6D ट्रांजिशन सीरीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ही दिया गया है। हमें 5D और 6D इन दोनों संक्रमण सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर और नोट करेंगे कि 5D संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं, 5D में तो लेंथेनम जो 57 नंबर का परमाणु क्रमांक है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन हैं 14 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f उपकोष में भरे जाते हैं, जिसके कारण 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक के जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f उपकोष में भरे जाते हैं। और उन 14 तत्वों को हम लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। और इन लेंथेनाइट तत्वों का जो प्रारंभिक तत्व है वो लेंथेनम है, लेंथेनम से उनका नाम लेंथेनाइट पड़ा है। तो 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट तत्व है, और फिर वापस 72 से लेकर 80 तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हम भरेंगे 5D उपकोष में। इसी प्रकार जो चौथी संक्रमण सीरीज है, उस संक्रमण सीरीज में भी हम देखते हैं कि एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है, उसके बाद में यानी 90वें नंबर से लेकर 103 नंबर तक के जो परमाणु हैं, एटॉमिक नंबर वाले जो परमाणु हैं, वो उसमें जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो 5f उपकोष में भरे जाते हैं। तो उन जो 5f उपकोष वाले जो तत्व हैं उनको हम एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो बीच में 14 एक्टिनाइट तत्व आते हैं, और उसके बाद में 104 नंबर से लेकर आगे आने वाले जो तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में भरे जाते हैं। तो ये तो संक्रमण सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट की। संक्रमण तत्वों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता होती है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि ये तत्व परिवर्तनशील वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि एक ही तत्व एक से ज़्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, ये हमारा मैग्नीज तत्व है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक है। यानी मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 और +7 इतनी सारी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ये संक्रमण तत्वों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यदि हमें 3D संक्रमण सीरीज के प्रारंभिक तत्वों की बात करें तो इन तत्वों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन D उपकोष, 3D उपकोष और 4f उपकोष में पाए जाने वाले जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो धनायन बनेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी स्कैंडियम की अधिकतम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इसके बाद में आने वाले तत्व है, यानी मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D5 4s2, ये अर्धपूरित कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसके बाद में आने वाले तत्व हैं उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर न होकर उससे कम होती है। यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2, +3 और +5। आयरन की ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 न होकर +5 तक ही होती है। इसके बाद में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सेव करता है +1 और +2। यानी एक कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है प्रथम संक्रमण सीरीज में जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। और जिंक जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है केवल +2। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं। एक तो हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, स्कैंडियम जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +3 होती है और जिंक जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 होती है। और कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है प्रथम संक्रमण सीरीज का जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है। इसी प्रकार हमें सेकंड संक्रमण सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं।
प्रथम संक्रमण सीरीज और द्वितीय संक्रमण सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में एक अंतर तो हम ये देखते हैं कि इन तत्वों की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होती है। मैग्नीज के जस्ट नीचे आने वाला तत्व है टेक्नीशियम, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो +7 होती है मैग्नीज की जैसी, लेकिन रूथेनियम जो कि आयरन के जस्ट नीचे आता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जो आयरन की थी उसकी रूथेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 से ज़्यादा बढ़कर कितनी हो जाती है, +8 तक हो जाती है। तो रूथेनियम जब ऑक्सीजन के साथ बहुत हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, इन तत्वों के साथ जब ये कंपाउंड का निर्माण करेगा तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मान +8 तक भी हो सकता है। बाकी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वैसे ग्राफ में शो की गई है। इसी प्रकार ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हम देखते हैं कि संक्रमण तत्वों में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये तत्व कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो कोई भी तत्व कैटलिस्ट के रूप में काम करता है वो तभी कर सकता है जब वो एक बार इलेक्ट्रॉन दे दे किसी ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज को और एक बार इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जब ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इस स्थिति में ही वो कैटलिस्ट की तरह कार्य कर सकता है। और संक्रमण तत्व है वो अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकते हैं या फिर वापस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम भी कर सकते हैं, जिसके कारण ये संक्रमण तत्व हैं वो एक अच्छे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। एक दूसरा मेन इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जब आवर्त सारणी में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जिसमें एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, एस ब्लॉक की धातुएं आती हैं, उनकी यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले वर्ग की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। दूसरे वर्ग की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2, वहाँ पर भी कोई परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। साथ ही हम यदि पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वहाँ पर हम एक चीज़ हमने नोट की थी, हम एक वहाँ पर इफेक्ट पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी कि जो पी ब्लॉक तत्व जब बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि या तो एस उपकोष और पी उपकोष के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, या फिर जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एस ब्लॉक तत्वों की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। और इस गुण के कारण पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दो प्रकार की होती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा अंतर हमें देखते हैं कि पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 का अंतर होता है, +2 का अंतर होता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड देखते हैं कि PdCl2 और PdCl4। PdCl2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और PdCl4 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यानी पी ब्लॉक तत्व यदि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाते हैं, या तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान 2 अंक कम या फिर 2 अंक ज़्यादा, जैसे +2 और +4, +1 और +3, इस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं वो शो करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट वाले जो तत्व हैं, संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इकाई का परिवर्तन न होकर एक एक के अंतर से ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती या घटती है। तो ये हुई संक्रमण तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है कि संक्रमण तत्वों का आकार, उनकी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जब भी हम देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम जानते हैं कि किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है उसके नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी।
तो जब नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना ही पास रहेगा और उसकी जो त्रिज्या है वो उतनी ही कम होगी। लेकिन यदि उनके बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का पूरा आकर्षण बल नहीं लग पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के इतना पास नहीं होता और परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। हमें दो मेन कैरेक्टर हम अपनी आवर्त सारणी में देखते हैं कि आवर्त सारणी में एक तो हमें किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि कोष की संख्या बढ़ती है। परमाणु में कोष की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। ये तो एक वर्ग की बात होती है कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, तो परमाणु का आकार है वो कोष की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम किसी आवर्त में जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जब हम आवर्त में चलते हैं तो कोई कोष की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, सेम उसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी आती है। यही प्रॉपर्टीज़ है वो संक्रमण तत्वों में भी हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने इस टेबल में कुछ संक्रमण तत्व, सभी संक्रमण तत्वों का एटॉमिक साइज हमें दे रखी है। ये जो एटॉमिक साइज है वो एंगस्ट्रॉम इकाई में दे रखी है। स्कैंडियम का जो एटॉमिक साइज है वो 1.44 एंगस्ट्रॉम है। टाइटेनियम का घटकर हो गया 1.32, 1.22, 1.17, 1.17, 1.17, 1.16, 1.15। निकिल का आकार है वो सबसे कम हो गया, फिर वापस थोड़ा सा बढ़ने आकार हम देख रहे हैं कि वापस बढ़ रहा है 1.17, और जिंक का फिर थोड़ा सा बढ़ गया है 1.25। इस ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम संक्रमण सीरीज में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में पहले कमी आती है, फिर निकेल तक आते आते मिनिमम परमाणु आकार हो जाता है, फिर कॉपर और जिंक का परमाणु आकार है वो वापस थोड़ा सा बढ़ता है। इस ट्रेंड को हम थोड़ा समझते हैं। हमें इन संक्रमण तत्वों की जो त्रिज्या मापते हैं वो धात्विक त्रिज्या मापते हैं, मेटेलिक रेडियस मापते हैं। धात्विक त्रिज्या यानी जब कोई तत्व अपनी धात्विक अवस्था में रहता है तब दो धातु परमाणु की जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का जो आधा मान है उस त्रिज्या को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। सभी तत्वों में जो धात्विक बंध हैं वो एक समान प्रबलता के नहीं होते हैं। जैसे कि हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम के सबसे भारी कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 4d उपकोष में और 2 इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष में। तो स्कैंडियम जब धातु के रूप में पाया जाएगा, धात्विक अवस्था में स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग लेंगे, टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, वेनेडियम में 5 इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो धात्विक बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लास्ट वाले तत्वों में आ जाते हैं, कॉपर में, जिंक में, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d उपकोष पूर्ण रूप से भर जाता है। 3d उपकोष वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण जिंक में केवल 4s इलेक्ट्रॉन ही धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो धात्विक बंध इतने ज़्यादा मजबूत जिंक में नहीं होते हैं, और इतने मजबूत धात्विक बंध नहीं होने के कारण जिंक का जो परमाणु आकार है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हम दो धातु परमाणु के बीच की त्रिज्या को माप रहे हैं और धातुओं के बीच में बंध इतना मजबूत नहीं है, तो वो धातु परमाणु इतने पास पास न रहकर थोड़े दूर होंगे और वो धात्विक त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा। आपके दिमाग में ये चीज़ अब चल रही होगी कि हमने जब शुरू में ये भी कहा था कि जो जिंक एक ऐसा तत्व है जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि जिंक तत्व का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी संक्रमण तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या शो करते हैं? ये सभी बातें इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि जिंक तत्व में धात्विक बंध बनते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। जिंक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके कारण सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है वो वही डिसाइड करते हैं कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिसके कारण जिंक का जो एटॉमिक साइज़ है वो कम होना चाहिए था, 1.15, 1.17 या 1.25, इससे भी
कम होना चाहिए था। ये जनरल ट्रेंड जो हम लेफ्ट टू राइट जाने पर चल रहा है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि जिंक में धात्विक बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये तो प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्वों के धात्विक आकार की बात हुई। हम दूसरी संक्रमण सीरीज के धात्विक आकार को देखते हैं। लगभग वही ट्रेंड हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु के आकार में पहले कमी हमें को देखने को मिलेगी। 1.24 आयरन रूथेनियम में मिनिमम हो जाएगा, फिर वापस एक बार थोड़ा इंक्रीज होगा और कैडमियम का बढ़कर 1.41 वापस बढ़ने लगेगा। टेक्नीशियम की यहाँ पर मेटेलिक रेडियस हमें नहीं दे रखी है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी रेडियस है वो इतनी इफेक्टिवली मेजर नहीं की जा सकी है। अब हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर इस एटॉमिक साइज में देखने वाले हैं, तीसरी संक्रमण सीरीज के तत्वों का आकार। ये बहुत ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है अपने आवर्त सारणी में। एक यहाँ पर हम बहुत अच्छा गुण देखने वाले हैं। हम एक बार वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। हम इस वर्ग की बात करते हैं, तीसरे वर्ग की। स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या 1.144, इट्रियम की 1.62 और लेंथेनम की 1.69 एंगस्ट्रॉम। एक नॉर्मल ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कोष की संख्या बढ़ रही है और परमाणु आकार भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम की परमाणु त्रिज्या 1.32 एंगस्ट्रॉम, जिरकोनियम की 1.45 एंगस्ट्रॉम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या का मान 1.44 एंगस्ट्रॉम। ये जो परमाणु त्रिज्या है, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जिरकोनियम की परमाणु त्रिज्या 1.45 एंगस्ट्रॉम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या 1.44 एंगस्ट्रॉम। होना क्या चाहिए था कि हम जिरकोनियम से हाफनियम पर आ रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोष की संख्या बढ़ती जा रही है, तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर परमाणु आकार नहीं बढ़ रहा है। क्या आप इसका कोई रीज़न सोच पा रहे हैं? जी हाँ, आपने यदि सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ये लेंथेनम और हाफनियम, इनके बीच में आते हैं 14F ब्लॉक एलिमेंट, और 14F ब्लॉक एलिमेंट यानी 4F उपकोष में यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। क्या होगा कि 4F उपकोष में 1 से लेकर जब 14 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो लगातार जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या है वो लगातार कम होती जाएगी। तो हम लेंथेनम से जैसे आगे बढ़ेंगे 4F उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या है वो लगातार कम होती जाएगी, जिसको हम लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। आगे भी इसके बारे में हम डिटेल में जब हम लेंथेनाइड एलिमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो उस लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनम से एफ ब्लॉक तत्वों की तरफ हम बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या में इतनी कमी हो जाती है, जितनी वृद्धि हम जिरकोनियम से हाफनियम तक आने पर जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी कमी लेंथेनाइड संकुचन के कारण हो जाती है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जिरकोनियम और हाफनियम का परमाणु आकार लगभग बराबर है। केवल जिरकोनियम और हाफनियम का ही नहीं, ये ट्रेंड हमें आगे भी देखने को मिल रहा है कि 4D संक्रमण सीरीज और 5D संक्रमण सीरीज के तत्वों का परमाणु त्रिज्या है वो लगभग बराबर ही है, और इसका रीजन लेंथेनाइड तत्वों का आना है या लेंथेनाइड संकुचन का होना है। तो ये संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या की बात हुई। अब आगे हमें संक्रमण तत्वों की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, घनत्व के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि सारे के सारे संक्रमण तत्व धातु होते हैं, और जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं में कितने मजबूत धात्विक बंध बन रहा है, ये डिसाइड करता है कि किसी परमाणु का आकार कितना होगा। हमने एस ब्लॉक तत्वों की यदि हमें डेंसिटी की बात करें तो हम जैसे सोडियम की, पोटेशियम की, इनकी डेंसिटी है वो पानी से भी कम होती है। ये जो हम कई बार लैब में देखते हैं कि सोडियम का टुकड़ा है या पोटेशियम का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। वो क्यों तैरता है? कि उसकी डेंसिटी है वो पानी से भी कम होती है।
इन तत्वों की डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है। स्कैंडियम की डेंसिटी 3.0 और फिर हमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डेंसिटी के मान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। डेंसिटी में तो वृद्धि होनी है क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी द्रव्यमान बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु त्रिज्या है वो कम होती जा रही है। तो त्रिज्या तो कम हो रही है और द्रव्यमान बढ़ रहा है, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि होती है। तो प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्वों को यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी जो डेंसिटी है वो 3.0 ग्राम पर ml से बढ़कर यहाँ देखो निकल और कॉपर तक मैक्सिमम, और फिर जिंक की वापस थोड़ी सी कम हो जाती है डेंसिटी, क्योंकि जिंक का आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसी प्रकार हमें दूसरे संक्रमण सीरीज के तत्वों की बात करें तो इसकी डेंसिटी भी देखो काफ़ी ज़्यादा होती है, 5.5 ग्राम पर ml से बढ़ती हुई रोडियम की 12.5 ग्राम पर ml, और फिर वापस थोड़ी कम होती है। कैडमियम की डेंसिटी है वो 8.6 ग्राम पर ml। अब हम एक बहुत ही अच्छा गुण देखने वाले हैं कि हमें कोई पूछे कि हमारी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो एलिमेंट है अपनी आवर्त सारणी में वो ये दो तत्व हैं, ऑस्मियम और इरिडियम। इन दोनों की डेंसिटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑस्मियम की 22.48, इरिडियम की 22.4। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले ये दो एलिमेंट्स हैं, ऑस्मियम और इरिडियम। इतनी ज़्यादा डेंसिटी का कोई रीजन आप सोच पा रहे हैं? अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जैसे हमें ये पहली संक्रमण सीरीज, ये दूसरी संक्रमण सीरीज और ये तीसरी संक्रमण सीरीज की दूसरी और तीसरी संक्रमण सीरीज में यहाँ लेंथेनम के बाद में 14 लेंथेनाइट तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण इस दूसरी और तीसरी संक्रमण सीरीज के तत्वों का जो आकार है वो लगभग बराबर होता है। यानी इस तीसरी संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं इनका आकार बहुत कम होता है। जितना ज़्यादा इनका आकार होना चाहिए था उतना नहीं होता है, आकार छोटा होता है। और परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी द्रव्यमान तो बढ़ रहा है लेकिन आकार नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण इन तत्वों की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पानी से 22 गुना तक भारी। जैसे हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो वो लगभग 1 किलोग्राम का होता है, लेकिन यदि हम 1 लीटर के आसपास कोई द्रव्यमान की, 1 लीटर के आसपास वॉल्यूम की हम ऑस्मियम धातु लें तो वो 22.5 किलो की हो जाएगी। 22.5 किलो, इतनी ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की और इरिडियम की होती है। तो ये इन संक्रमण तत्वों की डेंसिटी की बात हुई। आगे हम देख रहे हैं इन तत्वों का आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी तत्व की जो गैसीय अवस्था है उस गैसीय अवस्था में तत्व के सबसे बाह्यतम कोष में से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम या तो किलो जूल पर मोल में मेजर कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहते हैं। किसी तत्व का आकार जितना छोटा होगा और उसके नाभिक में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। हमें जब भी तत्वों की दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि कोई तत्व धातु है या अधातु, तो वो हम इस बात से बताते हैं कि कोई तत्व यदि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो धातु है, और कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो अधातु है। हमने कहा कि आवर्त सारणी में जो पहले वर्ग के जो तत्व हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान सबसे कम होता है, यानी वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो धातु और जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस धातु की क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होगी।
तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से धात्विक प्रवृत्ति के बारे में बता सकते हैं कि किसी धातु का आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जितना कम है, यानी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वो धातु उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा वो धातु क्रियाशील होता है। तो हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल 1.44, टाइटेनियम का 1.32, वेनेडियम का 1.22, क्रोमियम का 1.17, मैग्नीज का 1.17, आयरन का 1.17, कोबाल्ट 1.16, निकल 1.15, कॉपर 1.17 और जिंक 1.25। और दूसरी संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। तीसरी संक्रमण सीरीज है, इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान दूसरी संक्रमण सीरीज के तत्वों से कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि इन तत्वों का जो आकार है वो छोटा होता है। तो जो छोटे आकार के जो तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं, या उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये इन तत्वों के आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हुई। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।